गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको मैंने पार्ट 2 वर्ण विचार में व्यंजन के बारे में बताया था। आज भी अभी बच्चों हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट नजर आती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट नजर आती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त्याग, बल्ब, सप्ताह आदि। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। छा अक्षर हमारा किससे बना है? का और षटकोण वाला शा से। क्या बना है हमारा? छा छतरी का। त्रा किससे बना है? ता और रा से मिलाकर त्रा त्रिशूल का। जा और इया किससे बना है? मिलाकर क्या बना है? ज्ञा ज्ञानी का। जा और इया मिलाकर ज्ञा ज्ञानी का। श्रा श्रम वाला किससे बना है? शा सलजम वाला और रा, तो शा रा मिलाकर श्रा बना है। का और शा षटकोण का मिलाकर छा बना है। त्रा ता और रा मिलाकर बना है और ज्ञा जा और इया मिलाकर बना है। कक्षा, पत्र, ज्ञानी, श्रमिक, श्रम। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा के अतिरिक्त भी हम दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों एक से होते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे चा में नीचे हलंत लगा है, चा, चा आधा चा, चा। इससे शब्द बने बच्चा, सच्चा, कच्चा। चा प्लस छा, चा और आधा छा, इससे क्या बना? अच्छा, लच्छा, मच्छर। का, पक्का, मक्खी, मक्की, चक्की। शा और ता से बस्ता, सस्ता, मस्त। ला आधा ला और ला से बिल्ली, दिल्ली, बल्ला। व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। अब हम जानेंगे बेटा हलंत। हलंत किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर अवश्य रहता है। जैसे माँ, माँ में आ की ध्वनि निकल रही है। का में आ की ध्वनि निकल रही है। तो प्रत्येक व्यंजन रा में आ की ध्वनि, दा में आ की ध्वनि, ये सब हमारे व्यंजन वर्ण हैं। तो इनमें व्यंजन का उच्चारण बिना आ स्वर की सहायता के नहीं होता। कहते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना आ स्वर की सहायता के नहीं किया जाता है। जहाँ पर व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने की आवश्यकता होती है अथवा व्याकरण के किसी नियम का उल्लेख करना। उल्लेख मतलब होता है जानकारी। कल के लेक्चर में आप लोग को बेटा कुछ शब्दों के अर्थ जैसे उच्चारण नहीं समझ में आ रहा था, विभिन्नता, भिन्नता, तो उल्लेख का मतलब होता है जानकारी करना। तो वहाँ हलंत का प्रयोग किया जाता है।
जैसे माँ, माँ को बिना स्वर के दर्शाना चाहते हैं तो माँ में नीचे ये हलंत लगाते हैं। वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हलंत। ह लगाकर लिखते हैं। हलंत चिन्ह मूलतः संस्कृत शब्दों के अंत में लगाया जाता है। अभी जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, अभी आपके लिए संस्कृत नया चीज है, तो हम आपको हलंत के बारे में और जानकारी देंगे। हिंदी में अंतिम व्यंजन आ रहित होने पर भी उसके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। वो जब हमारा आ वर्ण विक्षेप, अभी हम आगे आपको बताएंगे, तो उसमें व्यंजन में हलंत का प्रयोग करते हैं और विक्षेप करने के लिए स्वर का वर्ण बताते हैं, तो हलंत का प्रयोग वहां पर होता है। अब हम आपको विसर्ग के बारे में जानकारी देंगे। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के हा के समान किया जाता है। जैसे बच्चों, हम लोग ने आहा पढ़ा, हिंदी में आहा स्वर पढ़ा था, वो आहा का चिन्ह होता है ना, उसे ही हम विसर्ग कहते हैं। अभी आपने हलंत पढ़ा, अब ये उच्चारण हल्के हा के समान आहा लिखते हैं ना, तो उसमें आहा का जो चिन्ह होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग वही है जहां संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। कभी कभी दुख में भी, दा में भी हलंत का प्रयोग होता है। प्रायः, अतः, प्रातः आदि, ये हमारा विसर्ग कहलाता है, जहां उच्चारण हल्के हा के समान किया जाता है। इसका चिन्ह आहा के तरह होता है। हिंदी में इसका प्रयोग वही है जहां संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत की तरह होते हैं। प्रायः, अतः, जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, उसे हम विसर्ग के उस प्रयोग चिन्ह से प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा उर्दू की ध्वनियां, जिसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता भी हमारा एक चिन्ह है, जो शब्द के नीचे बिंदी के समान जो लगाया जाता है कुछ व्यंजनों के। उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी को प्रभावित किया। नुक्ता हमारा उर्दू की ध्वनियों, उर्दू भाषा से लिया गया है, तो वो वहां से आया है, हिंदी को प्रभावित किया। जैसे का के नीचे बिंदी, खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, और जा और फा, इन ध्वनियों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जैसे हमारे फेस में देखिए, चेहरे पे नाक के नीचे 2 छिद्र होते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम नुक्ता रखा गया। इनके आधार पर नुक्ता लगाया जाता है। हिंदी में अब केवल किसमें ज्यादातर होते हैं, क्योंकि अर्थ में अंतर आ गया है। इन दोनों में नुक्ता शब्द लगाने से जो भी हम बोलते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, उनके अर्थ में अंतर आ गया है। इसलिए अब हमें इनका प्रयोग केवल जा और फा में ही नुक्ता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग करने में अंतर आ जाता है। जैसे सजा, सजा क्या है? पनिशमेंट होती है एक, और एक सजा क्या है? जो सजावट, जो कोई चीज सजाया जाता है, तो इसे हम नुक्ता कहते हैं। जो भी व्यंजन के नीचे बिंदु लगती है उसे हम नुक्ता कहते हैं। अब हमें अंग्रेजी की ध्वनियां, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं आगत स्वर। जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार अंग्रेजी में अनेक संज्ञा शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अंग्रेजी शब्दों से मिली हैं, जो विदेशी भाषा से, अभी आगे आप पाठ में पढ़ेंगे।
तो उसी तरह से जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार अंग्रेजी के अनेक संज्ञा शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, मानो वो हिंदी के हों। ऐसा लगता है वो सारे शब्द जैसे हिंदी भाषा से ही हों। आ में ऊपर ऐसे निशान बनते हैं। यह शुद्ध शब्द बोलने के लिए स्वीकार की गई है कि हम सही चीज बोलने के लिए सही उच्चारण बोलने के लिए हम इन सारी चीजों को यह शुद्ध शब्द बोलने के लिए स्वीकार की गई है। ऑफिस, हॉल, मॉडर्न, बॉल, फॉर, गॉड आदि। अब आज का होमवर्क आपके पाठ पर आधारित नहीं है। इसमें आपको अपना राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जय है याद करना है और रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? आपको पहले भी मैंने एक दिन आपको होमवर्क दिया था स्कूल की प्रार्थना, ए मालिक, जो आपके विद्यालय में होती है, ए मालिक तेरे बंदे हम। और आज का होमवर्क है जनगण मन अधिनायक जय है याद करना है और रफ कॉपी में दोनों चीज प्रार्थना और राष्ट्रीय गीत लिखने की प्रैक्टिस करना है।